हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेलवेरिया चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक में हम लेसन नंबर 1 तक पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का दोस्तों ये लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 में हमने पढ़ा था इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मतलब प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों हुक्स लॉ पढ़ चुके हैं, मतलब हुक का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों उसमें हमने हुक्स लॉ में ई क्या होता था, हुक्स स्थिरांक होता था, उसके बारे में हम कल थोड़ी सी चर्चा किए थे। आज दोस्तों हम हुक्स स्थिरांक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हमारा हुक्स स्थिरांक कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हुक स्थिरांक निम्न प्रकार का होता है। देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा 3 प्रकार का हमके स्थिरांक पढ़ना है, कौन कौन से? सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रत्यास्थ मापांक या फिर यंग मापांक। इसका एक नाम है प्रत्यास्थ मापांक कहें या फिर यंग मापांक कहें, बात वही है। इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिक या फिर यंग मॉडुलस, ये पहला टाइप है। फिर दोस्तों दूसरा टाइप है हमारा दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन गुणांक या फिर अपरूपण मापांक। इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। और फिर तीसरा है दोस्तों आयतन मापांक या फिर बल्क मॉडुलस। तो ये 3 प्रकार के हमें हुक्स स्थिरांक पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें स्थिरांक पढ़ना है। तो पहला हमारा है प्रत्यास्थ मापांक या फिर यंग मापांक, पहला है। दूसरा है दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन गुणांक या फिर अपरूपण मापांक। और तीसरा है आयतन मापांक बल्क मॉडुलस। तो दोस्तों इन तीनों का अब हम विस्तार पूर्वक दोस्तों हम हुक स्थिरांक में सबसे पहला स्थिरांक यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थ मापांक, यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब पढ़ेंगे। तो इसको समझते हैं कि ये हमारा यंग मापांक क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं। दोस्तों ये हमारा कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है। इस वस्तु पर जब हम प्रतिबल दोस्तों क्या लगाएं, सिग्मा लगाएं, इस पर हम दोस्तों सिग्मा प्रतिबल लगाएं, इस पर हम सिग्मा प्रतिबल लगाएं तो इस वस्तु में विकृति होगी, मतलब शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा। तो देखते हैं कि कितना हमारा परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं ये दोस्तों हमारा परिवर्तन इतना हुआ, ये दोस्तों परिवर्तन हमारा इतना हुआ। कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हमने प्रतिबल सिग्मा लगाया और जब इसमें शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा, मतलब इसमें जो विकृति होगी, इस विकृति को हम ई मान लेते हैं, इस विकृति को ई मान लेते हैं। तो हमारा यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थ गुणांक या फिर प्रत्यास्थ मापांक की परिभाषा क्या होती है? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, क्या दोस्तों, प्रतिबल सिग्मा तथा विकृति ई के अनुपात को हम यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। इसे ई से कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, ये हमारा प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, ये कंडीशनल है हमारी, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, ये प्रत्यास्थ सीमा कंडीशन है हमारी दोस्तों। किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल मतलब सिग्मा स्ट्रेस तथा विकृति के लंबाई में विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ मापांक या फिर यंग मापांक कहते हैं। इसे दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान ई हो जाएगा। तो और देखते हैं दोस्तों हमारा इसकी इकाई क्या होगी। इसकी इकाई
हमारा ई मतलब विकृति है, विकृति की हमारी कोई मात्रक या फिर विमा नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर सिग्मा बचा, सिग्मा मतलब प्रतिबल बचा, तो जो हमारा प्रतिबल का मात्रक होगा वही हमारा यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था मापांक का विमा होगी। तो प्रतिबल क्या है, ये बल है, तो इसकी इकाई क्या होती है, बल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी सिग्मा मतलब प्रतिबल का मात्रक होता है, या फिर न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था मापांक का मात्रक बल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था मापांक क्या होता है समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बल सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पहला हुक का स्थिरांक हमारा यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था मापांक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम हुक का स्थिरांक पढ़ रहे हैं। हुक के स्थिरांक में हमने सबसे पहला यंग मापांक या फिर प्रत्यास्था मापांक पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं अपरूपण या फिर कर्तन या फिर दृढ़ता गुणांक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाले कर्तन प्रतिबल, दोस्तों क्या कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन गुणांक या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर दृढ़ता गुणांक या फिर अपरूपण गुणांक या फिर मापांक कहते हैं। इसे दोस्तों जी या फिर सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, अपरूपण गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक बराबर कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस या अपान कर्तन विकृति शियर स्ट्रेन। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा जी बराबर कर्तन प्रतिबल अपान कर्तन विकृति। तो दोस्तों हमारा ये अपरूपण गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक ये हमारा दूसरा टाइप है हुक के स्थिरांक में। तो एक बार फिर से समझते हैं कि अपरूपण या फिर दृढ़ता गुणांक क्या होता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ये हमारी कंडीशन है दोस्तों कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही ये क्रियाएं होगी। किसी वस्तु पर लगने वाले कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन गुणांक या फिर अपरूपण गुणांक शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसे दोस्तों जी या सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस अपान कर्तन विकृति शियर स्ट्रेन। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम तीसरा हुक के स्थिरांक में तीसरा टाइप जानेंगे, आयतन मापांक बल्क मॉडुलस क्या होता है। ये आखिरी है और इसका इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर ये हमारी कंडीशनल हर हुक स्थिरांक में लगेगा। प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रत्यक्ष प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस तथा आयतन विकृति, दोस्तों आयतन विकृति मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। आयतन मापांक बराबर हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस अपान आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों तीसरा हमारा हुक स्थिरांक आयतन मापांक बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस तथा डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को हम
बल्क मॉडुलस या फिर आयतन मापांक कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस तथा आयतन विकृति मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा आयतन मापांक के बराबर प्रत्यक्ष प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस अपान आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा आयतन मापांक बल्क मॉडुलस। दोस्तों हमने इस वीडियो में हुक स्थिरांक 3 प्रकार के होते हैं, उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।